सो देखो हम देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस ये किस तरह से बिहेव करता है, रिस्पॉन्ड करता है अल्टरनेटिंग सोर्स पे। जब एसी सोर्स होता है उस पे ये कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस टुवर्ड्स एसी सोर्स, टुवर्ड्स एसी सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। तो देखिए कैसा रिस्पांस होता है। हम सबसे पहला रिस्पांस किसका ले रहे हैं? रेसिस्टर का। हम सबसे पहला रेसिस्टर क्या ले रहे हैं? रेसिस्टर का। रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक रेसिस्टेंस है और तुमने क्या किया है, इसमें एक बैटरी, एक मतलब एसी का सोर्स लगा दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया है। तुमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, ये रेसिस्टेंस आर। इसकी इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे इसकी पोलैरिटी प्लस और माइनस इंटरचेंज करते रहती है। तो किसी इंस्टेंट पे इसकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों बदलती रहती है। इसको बोलते हैं एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है। ये कैसे क्रिएट होता है बाद में देखेंगे। तो मान लो मैंने इसको लगा दिया। सपोज किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे इसमें करंट है आई, किसी इंस्टेंट पे इस सर्किट में करंट है आई, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखो। इस लूप में क्या लिखोगे? E माइनस आई आर जीरो, E माइनस आई आर जीरो। ये जो है आ जाएगा E का मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर जीरो। इसका मतलब है I की वैल्यू कितनी होगी बताओ? E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस जीरो। समझो, कोई डाउट यहां? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समझो। तुम्हारा ये है ई नॉट, ये एक पर्टिकुलर चीज से डिवाइड हो रहा है। देखो यहां पे तुम्हारा ये था एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज का, एम्पलीट्यूड क्या था? ई नॉट, और वो डिवाइड हो रहा है किस चीज से? एक आर से। तुम्हारा रेजिस्टेंस, तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? करंट एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट। ये क्या है? ई नॉट बाय रेजिस्टेंस। और इसका ये एंगल क्या कहलाता है? फेज। एंगल इसका क्या कहलाता है? फेज। इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज भी ओमेगा टी है। इसका मतलब यहां दो चीजें हैं। पहली बात, जो वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड, जो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड है, वो रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है टू गेट करंट एम्पलीट्यूड। हम कह सकते हैं करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दूसरा फेज, इसका फेज ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी, ये साइन फंक्शन, ये भी साइन फंक्शन है। इसका मतलब है बोथ आर इन फेज। इन फेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है फेज, देखो यहां पे जीरो है, यहां पे हमने कितना ऐड किया है? जीरो ऐड किया है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं ये साइन फंक्शन है। अगर वोल्टेज, अगर ईएमएफ साइन फंक्शन है तो करंट भी साइन फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। हम कह सकते हैं करंट इज इन सेम फेज एज वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरह से, ये अगर टाइम के साथ फंक्शन इस टाइप से है, अगर ये साइन फंक्शन है, अगर ये साइन फंक्शन किसका है? ये साइन फंक्शन अगर ईएमएफ का है, ये अगर ईएमएफ का फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है ये करंट का फंक्शन है। बोथ आर इन सेम फेज। ये करंट का फंक्शन है। फर्क सिर्फ इतना है, इसका मैक्सिमम हाइट है ई नॉट, इसका मैक्सिमम हाइट है ई नॉट बाय आर। ठीक, दोनों सेम फेज में। फेजर के टर्म में देखें, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो हमने एसएचएम में पढ़ा होता है।
और फेजर के टर्म में देखें, ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। इसका मतलब क्या होता है जी, रेफरेंस लाइन होता है जहां पर एंगल जीरो होता है। एंगल यहां क्या होता है, यहां फेज कितना होता है, जीरो होता है। रेफरेंस लाइन पे फेज कितना होता है, जीरो होता है। रेफरेंस लाइन वो है जहां फेज जीरो होता है। रेफरेंस लाइन से जब तुम एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो फेज को पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव एंगल। तो यहां पर ये है ओमेगा टी, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है ई नॉट, और फेज कितना है इसका, ओमेगा टी। किसी इंस्टेंट पर इसका फेज कितना है, ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड ई नॉट और फेज कितना है, ओमेगा टी। तो तुम्हारा करंट जो होगा वो इसी के ऊपर लाई करेगा, तुम्हारा करंट इसी के ऊपर लाई करेगा, आई नॉट, बस इसका रेडियस थोड़ा अलग होगा। किसी भी टाइम पर ये हमेशा इसके ऊपर लाई करेगा, ये हमेशा इसके ऊपर लाई करेगा, एक साथ दोनों रहेगा। इसका मतलब ये भी एक रोटेटिंग वेक्टर है, और ये जो है इसका एंगल भी ओमेगा टी होता है, दोनों एक फेज में होगा। यानी एक साथ जीरो होगा, एक साथ मैक्सिमम होगा, एक साथ मिन होगा। जब इसकी वैल्यू जीरो, जब ई जीरो आई भी जीरो, जब ई मैक्सिमम आई भी मैक्सिमम, जब ई, ये होता है फेजर डायग्राम। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, दोनों फेज में ओवरलैप करेगा, दोनों फेज में ओवरलैप करेगा। लेंथ बस ये होगा, इसका लेंथ था ई नॉट, तो इसका लेंथ होगा ई नॉट बाय आर। ठीक है, कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट यहां पे? ठीक है, तो करंट और वोल्टेज, करंट और ईएमएफ इन फेज होता है, करंट और ईएमएफ इन फेज होता है। ठीक है, ओके। अब हम ले रहे हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का, रिस्पांस ऑफ कैपेसिटेंस। यहां कोई डाउट नहीं, स्नैपशॉट लेना है ले लो। ले लिया? स्नैप ले लिया? चलिए, अब हम आ रहे हैं कैपेसिटेंस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। हम ले रहे हैं कैपेसिटेंस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तीनों का रिस्पॉन्ड पहले देखते हैं, फिर तीनों को मिक्स कर देंगे, फिर तीनों को मिक्स कर देंगे। तुम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो, हम बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कर सकते हैं कर लेंगे। सो देखिए, दूसरा हमारा जो है वो है कैपेसिटेंस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इनपुट सोर्स अगर अल्टरनेटिंग हो तो, तो देखते हैं। सेकंड, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर ले रहे हैं और यहां पर एक सोर्स लगा दिया ऐसे करके, इसका है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे इसमें करंट है आई, किसी इंस्टेंट पे इसमें करंट कितना है आई। यहां पे चार्ज है Q, यहां चार्ज है माइनस Q, यह है C। हम जानते हैं Q कितना होगा, I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा रेट ऑफ चार्जिंग dQ बाई dt। I कितना हो जाएगा, dQ बाई dt। हम ये जानते हैं, अगर यहां चार्ज है, अगर यहां करंट है I, तो Q होता है dQ बाई dt। इस लूप में घूम जाते हैं, यहां से यहां जाएंगे, प्लस E माइनस Q बाई C इक्वल टू 0, यानी Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ E, यानी Q हो जाएगा C टाइम्स ऑफ E का मतलब है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब करंट निकालते हैं, करंट होता है dQ बाई dt, दैट विल बिकम इक्वल टू C E नॉट, बाहर निकल गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी तुम्हारा करंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये देखो, E नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा C साइन
ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सही है। इसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं। लिखने का तरीका इस तरह से है कि ई नॉट को एक चीज से डिवाइड कर रहे हैं, ई नॉट को एक चीज से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर ई नॉट को एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पर ओमेगा टी में एक पर्टिकुलर एंगल ऐड कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फेज का चेंज। इसको क्या बोलते हैं? ये कैसा बिहेव कर रहा है, हाउ दिस इज बिहेविंग, ये कैसा बिहेव कर रहा है? इट बिहेव्स लाइक रेसिस्टेंस, है ना? इट बिहेव्स लाइक रेसिस्टेंस। 1 by omega c बिहेव्स लाइक रेसिस्टेंस। दिस इज द इक्विवेलेंट टू द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, जो वहां पर डायमेंशनली I इक्वल टू ई बाय आर होता है। तो याद रखना 1 by omega c, 1 by omega c डायमेंशनली किसके इक्वल है? रेसिस्टेंस के। लेकिन एक फर्क है, रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है एनर्जी स्टोर्ड होता है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं 1 by omega c को नाम देते हैं XC। XC को क्या बोलते हैं? XC को बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। काम रेजिस्टेंस जैसा ही कर रहा है, बट थोड़ा सा फर्क है। रेजिस्टेंस में हीट का लॉस होता है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक। एंगल कितना है? पाई बाय 2। यानी अगर ये साइन फंक्शन था तो ये कॉस फंक्शन है। यानी जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। बताओ, जब साइन का वैल्यू प्लस या -1 तो कॉस का वैल्यू 0, और जब साइन का वैल्यू 0 तो कॉस का वैल्यू प्लस या -1। तो जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। अब बताओ, इसका फेज कितना था? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब है हम कह सकते हैं करंट लीड्स आगे है। फेज में ये ओमेगा टी पर है वोल्टेज, तो करंट का है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2। या इसको ये भी कह सकते हैं वोल्टेज लैग्स करंट। लैग्स मतलब पीछे, करंट के फेज से ये 90 डिग्री पीछे है। वोल्टेज लैग्स करंट बाय फेज पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जरा ये देखो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि ये हमारा जो है ये हमारा टाइम के साथ फंक्शन है, ये हमारा टाइम के साथ फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा टाइम के साथ फंक्शन है। ये क्या है? ईएमएफ है, साइन फंक्शन है। ईएमएफ क्या है? साइन फंक्शन है। तो हमारा वोल्टेज इस तरह से होगा, कॉस फंक्शन होगा। हमारा करंट जो है कॉस फंक्शन होगा इस तरह से। ये होगा कॉस फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? करंट है। तो दो फर्क है, वोल्टेज और करंट में दो फर्क है। पहला एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम हाइट था ई नॉट, इसका मैक्सिमम हाइट है ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। दूसरा, ये साइन फंक्शन, ये कॉस फंक्शन है। ये साइन फंक्शन, ये कॉस फंक्शन है। यानी ये मैक्सिमम से शुरू होगा इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे जाएगा। अगर उसको फेजर में देखें तो कैसा होगा, जरा ये देखो। फेजर में कैसा होगा, जरा ये देखो। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। वोल्टेज कितने पे है? ओमेगा टी पे। वोल्टेज कितने पे है? ओमेगा टी पे। देखो वोल्टेज जो है तुम्हारा वो कितने एंगल पर है? ओमेगा टी एंगल पर है।
ये तुम्हारा ईएमएफ है जो कि ओमेगा टी बना रहा है, ठीक है। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, लेकिन ये वोल्टेज का है, लेकिन ईएमएफ का फेज है, ईएमएफ का ये बनेगा, देखो दिस इज द, सॉरी ये था ईएमएफ, ये है करंट का, ये करंट का कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, करंट का कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, समझो करंट का है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब इसके साथ 90 डिग्री पे ये है करंट, इसकी मैग्नीट्यूड है ई नॉट, इसकी मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ई नॉट, और ये घूम रहा है, इसका जो कंपोनेंट जो शैडो कर रहा है इस एक्सिस पे वो कहलाता है, कितना होगा बताओ, इसका शैडो इस वेक्टर ई नॉट ऑफ लेंथ ई नॉट, इसका शैडो इस वर्टिकल एक्सिस पे कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका क्या होगा बताओ, ये 90 डिग्री पे इसके साथ, ये आगे है। करंट जो है इसका जो भी फेज है, ईएमएफ का जो भी फेज है उसमें 90 डिग्री जोड़ दो, करंट का मिल जाएगा, करंट का जो भी फेज है उसमें 90 डिग्री घटा दो, क्या मिल जाएगा, ईएमएफ का मिल जाएगा, मिलेगा ना। गेटिंग, ठीक है ना। इसका रेडियस है ई नॉट, इसका रेडियस है ई नॉट, इसका रेडियस है आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। तो याद रखना यहां पर हो क्या रहा है, समझो करंट लीड्स, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2, सही है ना। स्नैप ले लो जिसको लेना है। अब जो है हम इंडक्टर को लेंगे, अब जो है हम इंडक्टर को लेंगे। तो याद रखना हर चीज में यही होगा, यहां एक चीज डिवाइड होगा और यहां एक चीज ऐड होगा, यहां एक चीज डिवाइड होना है, मतलब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा हर क्वेश्चन में, यहां एक डिवीजन और यहां पर एक एडिशन, ये दोनों ब्लैंक भरना होता है। यहां एक डिवीजन जो डायमेंशनली किसके इक्वल होगा, यहां एक डिवीजन जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस होगा करंट में कन्वर्ट करने के लिए, और यहां पर कुछ ऐड करेंगे उसको बोलते हैं फेज, वो देखते हैं बाद हम सबको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। कर लिया, ले लिया स्नैप। चलिए तीसरा इंडक्टर, तीसरा है इंडक्टर। तीसरा होता है इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है जरा देखो, इंडक्टर में क्या होता है देखो, इंडक्टर के केस में अभी हम प्योरली रेसिस्टेंस, प्योरली कैपेसिटी, प्योरली इंडक्टिव ले रहे हैं, फिर हम मिक्स करेंगे। एक इंडक्टर लिया उसको ऐड कर दिया ऐसे करके, ये इक्वेशन था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है प्लस माइनस, करंट है आई, मान लो करंट है आई, अब इसमें घूम जाते हैं तो क्या लिख देंगे, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज जीरो, ये होता है ना, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज जीरो, किरचॉफ लॉ लगा दिए। यहां से आएगा डी आई इज इक्वल टू E बाई एल डी टी, यानी कि डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी होगा, इंटीग्रेट कर दो। I इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस सम कांस्टेंट सी होगा, ठीक है। अब देखो I का एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए,
ई नॉट माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू प्लस सी, सी का एवरेज वैल्यू भी सी ही होगा, सी एक कांस्टेंट है ना, इसका एवरेज वैल्यू सी ही होगा। बट तुम जानते हो ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, इसका क्या होता है जीरो, तो सी कितना आ जाएगा, जीरो। करंट का एवरेज वैल्यू होगा जीरो, वो हम जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में तुम कोई भी फॉर्म ले लो, साइन कॉस कुछ भी, उसका एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में जीरो होता है। कॉस का वैल्यू पूरे साइकिल में जीरो होता है और सी का वैल्यू पूरे साइकिल में सी होता है। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो सी हो गया जीरो, यानी तुम्हारा इक्वेशन बन गया। देयरफॉर यू वुड गेट आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय, यहां माइनस साइन है ना, पहले क्या लिखते हैं, एल ओमेगा, क्या लिखते हैं, एल ओमेगा या ओमेगा एल, ई नॉट बाय एल। यहां माइनस कॉस है, इसको लिख देते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, सही है। क्या साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्या साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू माइनस कॉस ओमेगा टी है जी। साइन थीटा माइनस पाई बाय टू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहां तुमने किससे डिवाइड किया है, ओमेगा एल से, और फेज में कितना जो है, पाई बाय टू। तो हम ये कहेंगे दिस इज एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या होता है, ये होता है ओमेगा एल, जो कि डायमेंशनली इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, ओम, इसका यूनिट होगा ओम। ये जो होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये पाई बाय टू तुमको दिख रहा है, माइनस पाई बाय टू, इसका मतलब क्या है, ओमेगा टी में से पाई बाय टू पीछे है, इसका मतलब क्या कहेंगे, हम कहेंगे करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, सही है ना, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय टू। करंट ईएमएफ से पाई बाय टू पीछे है, या तुम ये भी कह सकते हो, और ईएमएफ लीड्स इसके फेज में, करंट के फेज में पाई बाय टू जोड़ोगे तब आएगा फेज ऑफ दिस। करंट लीड्स ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाय टू। यानी अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो इस तरह से देखेंगे, कैसे, पहले अगर हम इसका इस तरह से ग्राफ बनाएं, ये है साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन क्या बताता है जी, ये है ईएमएफ जो कि साइन फंक्शन था। करंट जो है वो क्या है, माइनस कॉस, करंट क्या है, माइनस कॉस फंक्शन। माइनस कॉस का मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, माइनस कॉस का मतलब है कॉस का नेगेटिव, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, समझ रहे हो। यानी साइन के ग्राफ को अगर तुम पाई बाय टू राइट खींचोगे, साइन के ग्राफ को अगर तुम पाई बाय टू राइट खींचोगे तो करंट का ग्राफ बन जाएगा फेज वाइज, है ना। साइन के ग्राफ को पाई बाय टू राइट खींचोगे तो माइनस कॉस बन जाएगा, पाई बाय टू लेफ्ट ले जाओगे, इधर पाई बाय टू इस साइड ले जाओगे, क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। ये होता है करंट का ग्राफ, ठीक है। अगर हम इसको फेजर के टर्म में देखें तो इस टाइप से दिखेगा, कैसा दिखेगा, फेजर टर्म में इस टाइप से दिखेगा, देखो फेजर के टर्म में इस टाइप से दिखेगा। यहां बनाते हैं फेजर, यहां बनाते हैं फेजर, देखो ये इस तरह से है,
ये रेफरेंस लाइन था। ओमेगा टी पर तुम्हारा ईएमएफ है। ईएमएफ कहां पर है? ओमेगा टी पर है। करंट कहां पर है? ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे है। करंट कहां पर है? ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे, मतलब यहां पर है। ये रेड वाला जो ये क्या है? करंट है। करंट यहां से 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब क्या है? करंट यहां से 90 डिग्री पीछे है, ऐसे। ये है करंट। करंट का जो रेडियस है, जो रेडियस इस वेक्टर का है, जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है। दोनों वेक्टर ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है। ये जो वेक्टर है ई, इसका लेंथ है ई नॉट, इसका लेंथ है ई नॉट। और ये जो वेक्टर है आई, इसका लेंथ है ई नॉट बाय ओमेगा एल, ई नॉट बाय ओमेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये भी इस तरह से घूमेगा, इससे ये 90 डिग्री पीछे है। जो फेज ओमेगा टी का ये देख रहे हो तुम, उससे ये कितना है? 90 डिग्री पीछे है। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? स्नैप ले लो, स्नैप ले लो। ले लिया? अब देखो, सबसे पहले अगर हम रिएक्टेंस की बात करें, देखो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस, तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। होता क्या है, अगर तुम इसमें इंपीडेंस डायग्राम, इंपीडेंस इज द जनरल नेम, इंपीडेंस इज इंक्लूड्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ये होता है रियल एक्सिस। ये क्या होता है? रियल एक्सिस। ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो इस पे होता है, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो इस पे होता है। किस पे होता है? इस पे होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो हम इस पे लेते हैं। रेजिस्टेंस यहां होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस यहां होता है, XL यहां होता है। क्या होता है? XL यहां होता है, और XC यहां होता है। कैसे होता है बता रहे हैं। XL का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा इंटू एल, और ये होता है 1 बाय ओमेगा सी। ये दोनों, इन तीनों को मिला के बनता है जेड। जेड क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। जेड क्या होता है? इंपीडेंस होता है। देखो, इन पहले तो इन दोनों का वेक्टर सम लोगे तो यहां पर आएगा कहीं, ये क्या होगा? XL माइनस XC होगा ना। और फिर इन तीनों का लोगे, ये क्या आएगा? जेड। ये कितना आएगा? जेड। इसको बोलते हैं जेड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये एंगल इसका क्या है समझो, तो जेड का मॉड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा ना।
होगा, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? r प्लस xl माइनस xc टाइम्स ऑफ आयोटा। आयोटा समझते हो ना? अंडर रूट माइनस वन। तो बिकॉज यहाँ हम करंट को भी आई से दिखाते हैं, इसीलिए फिजिक्स में आयोटा को हम जे से दिखा देते हैं, ताकि करंट और इसको लेके कंफ्यूजन ना हो। तो जे को हम लिखते हैं अंडर रूट माइनस वन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रेजिस्टेंस इज इम्पिडेंस, बट एवरी इम्पिडेंस इज नॉट रेजिस्टेंस। एवरी रिएक्टेंस इज इम्पिडेंस, एवरी रिएक्टेंस इज इम्पिडेंस, बट एवरी इम्पिडेंस इज नॉट रिएक्टेंस। रियल नंबर इमेजिनरी दोनों को मिला दो, पूरे नंबर को, रियल प्लस इमेजिनरी प्लस कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इम्पिडेंस सबसे जनरल वर्ड होता है। इसका जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड, वो बताता है जेड। और ये जो एंगल देख रहे हो फाई, ये होता है tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? XL माइनस XC बाय आर, XL माइनस XC बाय आर। और अगर तुम्हारा इनपुट, और इसको ड्राइव करें, अगर तुम्हारा इनपुट था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर तुम्हारा इनपुट था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो तुम्हारा करंट होगा ई नॉट बाय मॉड ऑफ जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अगर तीनों है तो, अभी हम देखेंगे कैसे। तो समझो, अगर तुम्हारे पास सीरीज में RCL है, DC सॉरी AC सर्किट। अब इसको देखेंगे कैसे होता है, पहले इसको समझ लो, इसको एक्सप्लेन तो करेंगे भी। ये बताओ, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो क्या होता? अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो क्या होता? ये नहीं होता, सिर्फ R होता। तो यहाँ क्या होता? जेड के बदले क्या आता? ये ना होता तो R होता। यहाँ क्या डालते? R। एंगल क्या होता? फाई, जीरो। एंगल फाई अगर ये और ये ना होता, सिर्फ रेजिस्टेंस होता, एंगल क्या होता? जीरो होता ना। मान लो किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, AC सोर्स है और रेजिस्टेंस है, ये और ये नहीं है, तो ये वेक्टर नहीं है, खाली एक वेक्टर बच गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता? R। फाई क्या होता? आया था यही रेजिस्टेंस में क्या आया था? ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी माइनस जीरो आया था। सिर्फ कैपेसिटेंस लो, ये भी नहीं, सिर्फ कैपेसिटेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होता? 1 बाय ओमेगा सी। ये तीन वेक्टर जो है वो 1, 2 और 3 वेक्टर, सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ कैपेसिटेंस होता। तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता? 1 बाय ओमेगा सी। एंगल कितना होता? ये एंगल फाई कितना होता? -90 बन जाता कॉस। चलो, अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो क्या होता? ये होता मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा एल। और यहां क्या होता? 90 होता ना। अगर सिर्फ ये वेक्टर होता तो इस रेफरेंस लाइन के साथ ये एंगल कितना बनाता? रियल एक्सिस के साथ 90 बनाता ना, आ जाता ना। अब बताओ, अगर सिर्फ R और L है, R ले लिया, C ले लिया, L ले लिया, RC, अब दो का ले रहे हैं पेयर। अगर सिर्फ R और L होता, C नहीं होता, तो XC को निकाल दो, XC को हटा दो, जीरो कर दो, कितना आता? √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां क्या डिवाइड होगा? √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहां एंगल क्या आता? बताओ। tan फाई इक्वल टू XC0 XL बाय R आता। तो यहां क्या होता? tan इनवर्स XL बाय R होता ना। अगर सिर्फ RC होता, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता, R और C होता, यानी XL नहीं होता, XL को जीरो कर दो, यहां XL को जीरो कर दो, यहां भी XL को जीरो कर दो, ये क्या होता? यहां डिवाइड किससे होता? √R
आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और यहां क्या होता, माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्सी बाय आर होता। ठीक है, अगर सिर्फ ये होता, अगर एल और सी होता, आर नहीं होता, एल और सी होता, एल और सी, तो क्या होता, एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड यहां, एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड यहां, ठीक है ना, आर नहीं होता, ये दोनों होता, एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड यहां, और यहां पर आर नहीं होता, या प्लस इन्फिनिटी होता कि माइनस होता, माइनस इन्फिनिटी होता, या माइनस 90 या प्लस 90, डिपेंड करता एक्सएल बड़ा या एक्ससी बड़ा। अगर एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, और एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, तो क्या होगा, तो प्लस 90, और अगर एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, तो क्या होता है यहां, माइनस 90। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब तीनों है, मान लो आर भी है, एल भी है और सी भी है, तीनों है, तो ये पूरा ठीक। अभी हम देखेंगे इसको कैसे होता है। तो हमको हर क्वेश्चन में क्या करना है, ये फॉर्मूला दिया रहेगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट निकालना रहेगा, यानी दो ही चीज निकालना है, क्या, एक इसको डिवाइड किससे करना है, और एक यहां एंगल कितना डालना है। उसके तुम्हें वेक्टर डायग्राम बनाओगे, ये रियल एक्सिस रेजिस्टेंस रियल पे होगा, इमेजिनरी पे एक्सएल ऊपर एक्ससी नीचे, इसकी वैल्यू एक्सएल की ओमेगा डिपेंडेंट होती है, अभी बताऊंगा। रेजिस्टेंस फिक्स होता है, बट जब तुम एसी का ओमेगा चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा ना, ये भी चेंज होगा। इसका मतलब समझो, अब तुम रेजिस्टेंस को जोड़ नहीं रहे हो, वेक्टोरियली जोड़ रहे हो, बहुत बड़ा फर्क है, समझो। अगर ये मान लो, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारा एक्सएल का वैल्यू आ रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारा एक्सएल का वैल्यू जो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओमेगा इंटू एल, या फिर उसका कंप्लीट ओमेगा इंटू एल को एज ए रिएक्टेंस दे देगा। मान लो तुम्हारा ओमेगा इंटू एल किसी क्वेश्चन में आ रहा है 6 ओम, तुम्हारा एक्सी आ रहा है सपोज 2 ओम, और मान लो तुमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, तो इसका इंपेडेंस कितना होगा, 5 आएगा ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तुम्हारा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बोलते हैं इंपीडेंस वेक्टर, इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इस तरह से बनेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा 5, होगा ना, इसका डायरेक्शन होगा 37 डिग्री, नहीं 53 डिग्री ना, होगा ना। तो करंट का इक्वेशन होगा, E नॉट बाय 5 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, ठीक है। तो तुमको सब केस में यही करना है, सीरीज वाले केस वही बताएंगे कैसे होता है। इसका स्नैप ले लो, डीसी में नहीं ले सकते, डीसी में कभी नहीं आएगा, आरएलसी कभी नहीं आएगा, एसी में ही आएगा। डीसी में वैसा नहीं आएगा, जब डैम्प्ड ऑसिलेशन जिस दिन पढ़ाएंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन उस दिन तुमको बता देंगे, वो भी अगर आ जाए तो निकाल सकते हो। बट उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा इन्वॉल्व होता है, बट वो तुमको बाद में याद कर लेना, वो तुमको बता देंगे। बट अभी तुम इसको नोट कर लो, स्नैप ले लो। ले लिया स्नैप? हाँ
माइनस बता रहा हूँ -5 क्यों हो रहा है ना, बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ले लिया स्नैप। ठीक, हम ले रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। क्या ले रहे हैं? सीरीज आरएलसी सर्किट। आई एम टेकिंग सीरीज आरएलसी एसी सर्किट। आई एम टेकिंग सीरीज आरएलसी एसी सर्किट। ये एक रेजिस्टेंस है आर, ये कैपेसिटेंस है सी, और ये एक इंडक्टेंस है दिस, और यहां आपने एक एसी सोर्स लगा दिया है। इसमें क्या सेम होगा? तीनों में क्या सेम होगा? करंट। तीनों में करंट सेम न है। सीरीज में है तो करंट सेम होगा, पैरेलल में रहेगा तो वोल्टेज सेम होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन इसमें करंट सेम रहना है। जितना करंट यहां से जाएगा उतनी करंट यहां से आएगा किसी भी इंस्टेंट पे, तो करंट सेम होगा। यहां करंट सेम होता है। सीरीज के केस में करंट सेम होता है, और पैरेलल में होता तीनों तो वोल्टेज सेम होता, तो तीनों में करंट सेम होगा। सो हम क्या कर रहे हैं? एक फेजर बना रहे हैं इस तरह से। हम एक फेजर बना रहे हैं इस तरह से। किस तरह से? ऐसे करके। देखो, हम एक फेजर बना रहे हैं इस तरह से। यहां पे अगर आप देखो तो हम कह रहे हैं, मान लेते हैं करंट यहां पर है, करंट का फेजर यहां पर है। ये कौन सा फेजर है? करंट का फेजर है। मान लो ये करंट का फेजर है, जो कि तीनों में सेम होगा। तो यहां करंट सेम होगा तीनों में। ये करंट का फेजर है, ये कहीं पर होगा, मुझे नहीं पता कहां पर है। लेट अस सपोज ये कहीं पर है। ये करंट का फेजर जो है कहीं पर है, ठीक है। तो ये बताओ, और करंट का फेजर यहां पर है, तो करंट के कंपैरिजन में इसमें जो वोल्टेज है वो क्या इस पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा? लाइक जो करंट है, जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है, क्या वो इसके ऊपर लाई करेगा? तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर इसी के ऊपर लाई करेगा। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ठीक है। तो करंट और ये सेम फेज में होता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसके आगे या पीछे? हमने वोल्टेज जब लिया था, जब हमने वोल्टेज लिया था साइन में, तो कैपेसिटर केस में आया था कॉस में, याद है? वोल्टेज में 90 डिग्री जोड़ते थे, वोल्टेज में 90 डिग्री जोड़ते थे तो क्या निकलता था? करंट। और करंट में 90 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा? वोल्टेज। ये जो होगा, ये जो है, इसको तुम मान लो ये क्या है? VC है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हमने वहां क्या किया था? वोल्टेज से करंट निकाला था। हम करंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि करंट सेम है। पैरेलल में देखेंगे जब करेंगे तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वहां पे देखेंगे। यहां पे उनको करंट के जो कॉमन है वहीं से सबको देख रहे हैं। तो सब में एक चीज कॉमन कर दो, वहां से देखो, नहीं तो वोल्टेज तो सबका अलग अलग है।
तो अलग अलग पॉइंट से देखेंगे तो दिक्कत आएगी ना, तो एक फिक्स पॉइंट रखते हैं कॉमन सबका, वहीं से कौन आगे कौन पीछे, तो वो जो है करंट है, ये होगा पीछे की तरफ। इंडक्टर में क्या हुआ था, कॉस का बन गया था, साइन का बन गया था माइनस कॉस, साइन का बन गया था माइनस कॉस, यानी कि -π/2 पे था करंट, -π/2 पे करंट पीछे चला गया था π/2, यानी वोल्टेज आगे चला जाएगा π/2, जाएगा ना। ये जो है ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। यानी यहां पे 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर जिसकी लेंथ इतनी है, एक वेक्टर जिसकी लेंथ इतनी है, एक वेक्टर जिसकी लेंथ इतनी है। ये होता है I नॉट, मैक्सिमम करंट जिसमें पास करोगे कितना है, I नॉट इंटू आर। ये कितना होता है, इस रेडियस का, इस वेक्टर का लेंथ कितना है, प्रोजेक्शन तो चेंज होगा टाइम के साथ। ये कितना है बताओ, ये है I नॉट इंटू XC, है ना, और ये कितना है, ये है I नॉट इंटू XL, क्योंकि किसी भी टाइम पे करंट सेम होता है। और ये लेंथ जो है ना, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसका लेंथ कांस्टेंट होता है, प्रोजेक्शन इसका बदलता है, कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होता है, लेंथ तो कांस्टेंट होता है ना। गॉट इट? अब बताओ, अगर, अब ये बताओ, अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज तीनों का वेक्टर सम, ये वोल्टेज ये तीनों का वेक्टर सम क्या बताएगा, ई बताएगा, ई नॉट, तीनों का वेक्टर सम क्या बताएगी। तो ये बताओ इन तीनों का वेक्टर सम कहां आएगा, इसका वेक्टर सम कहीं यहां पर, इसका वेक्टर सम कहीं यहां पर, XL VL माइनस VC। छोटा कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर सम VL माइनस VC, याद रखना VL माइनस VC, ये हो गया, और ये हो गया VR। ये जो तुमको वेक्टर दिख रहा है ये तुमको वेक्टर दिख रहा है, ये होता है E नॉट वेक्टर। क्या होता है, ये होता है E नॉट वेक्टर जो घूम रहा था। ये वोल्टेज वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, इनपुट वोल्टेज वेक्टर है, क्योंकि दिस स्क्वायर, तो समझो ये वोल्टेज ये तो प्लस माइनस होगा, इसके साथ रूट आएगा। ये होता है, ये जो वेक्टर तुमको, इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये जो वेक्टर दिख रहा है तुमको, ये है ई नॉट वेक्टर, और ये है ई नॉट वेक्टर, और इसके साथ ई नॉट वेक्टर कितना बना रहा है एंगल, ओमेगा टी। ई नॉट वेक्टर किसी टाइम टी पर कितना बनाता है, ओमेगा टी बनाता है ना। ये जो है ई नॉट वेक्टर है, जो कि ये था, ये वेक्टर जो है किसी टाइम टी पर क्या था, ई नॉट से घूम रहा था, मैग्नीट्यूड था ई नॉट, और ये एक सर्किल पे घूम रहा है किसी टाइम टी पे, ये कितना बना रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, ओमेगा टी। अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है, तो करंट वेक्टर कितना बनाएगा रेफरेंस लाइन के साथ, ओमेगा टी माइनस बनाएगा ना, समझ रहे हो। तो ये बताओ, अगर हम कह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, हम सबको लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखना चाहते हैं देखो, और हम सबको लिख रहे हैं, रेफरेंस लाइन पे नजर रखो, रेफरेंस लाइन पे नजर रखो। तो क्या करना है, लेंथ ऑफ द वेक्टर साइन एंगल, लेंथ ऑफ द वेक्टर साइन एंगल। तो ये बताओ तुम ई नॉट को क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तुम ई नॉट को क्या लिखोगे, ई नॉट मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट
है ना, साइन ओमेगा टी आ गया वेक्टर फॉर्म में, आ गया फेजर फॉर्म में। ये बताओ तुम V को क्या लिखोगे, तुम VR को क्या लिखोगे, तुम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को क्या लिखोगे, I नॉट R साइन ओमेगा टी माइनस 5 लिखोगे। तुम इसको क्या लिखोगे, VL को क्या लिखोगे, I नॉट इंटू XL साइन कितना लिखोगे, ओमेगा टी -5 प्लस π/2। तुम VC को क्या लिखोगे, I नॉट इंटू XC साइन क्या लिखो बताओ, ये एंगल कितना होगा, नेगेटिव में हो तो समझे कितना होगा। तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, जो भी एंगल यहां पर है, जो भी एंगल यहां पर है, जो भी एंगल ये बना रहा है उससे 90 डिग्री पीछे, यही ना, ओमेगा टी -5 माइनस π/2, सही है, ठीक है। तुम करंट I को क्या लिखोगे, तुम करंट I को क्या लिखोगे, अगर करंट की वैल्यू I नॉट है, मान लो ये मैग्नीट्यूड I नॉट है, क्या लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी -5 लिखोगे। लेकिन तुम जानते हो अंडर रूट ऑफ VL स्क्वायर, VL क्या है, VL है द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज E नॉट स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट इज इक्वल टू, देखो ये वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट, सही है। इस ट्रायंगल में देखो ये I नॉट R, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट। तुम जानते हो ये कितना होता है, VL क्या होता है, I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC प्लस I नॉट इंटू R इज इक्वल टू E नॉट। यहां से तुम क्या देख रहे हो, I नॉट किसके इक्वल होगा बताओ, E नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर, सही है, प्लस R स्क्वायर, सही है। यही किए थे ना, अच्छा फाई कैसे निकाले बताओ, हाउ टू गेट tan फाई, tan फाई कैसे निकालेंगे, tan फाई परपेंडिकुलर बाय बेस, इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा देखो VL माइनस VC, ये जो लेंथ है ये कितना है, VL माइनस VC बाय VR होगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC बाय I नॉट इंटू R, I नॉट कट गया, XL माइनस XC बाय R, सही है ना। और एक बार जब तुम इसका फेज जानते हो, देखो इस कैपेसिटर की वजह से, अगर तुम एक बार इस ओमेगा टी का फेज जानते हो और तुम ये जानते हो करंट उसके कितना पीछे है,
इस ओमेगा टी से करंट कितना पीछे है, सीधे तुम करंट को क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आई नॉट तुम देख चुके हो ये होता है। तुमको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें इसी का स्पेशल केसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई कम टू इम्पिडेंस कैसे चेंज होता है, एससी वर्मा की बुक निकालिए, आपको हम बता रहे हैं, वॉल्यूम 2 निकाल लो, हम क्वेश्चन बता देते हैं सारे क्वेश्चन। 80% क्वेश्चन तो इसी पे डायरेक्ट एप्लीकेशन है और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं।